हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को जो है बताने जा रहा हूँ बहुल आवेशों के मध्य बल, जिसे आप अध्यारोपण भी कह सकते हैं, अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए। तो आज का ये जो प्रश्न है स्टूडेंट, वो आपका है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए। तो ये दोनों टॉपिक बेटा एक ही है, या हम कहेंगे बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या उसी को आप कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत को। तो आपकी यहाँ पे हेडिंग जो बनेगी स्टूडेंट, वो आपका है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसकी जो परिभाषा है स्टूडेंट, वो आपका है कि यदि किसी निकाय में बहुत से आवेशित कण उपस्थित हो तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आपका एक निकाय है, ये आपका स्टूडेंट निकाय है, और इस निकाय में बहुत से आवेशित कण, मान लीजिए एक आवेशित कण यहाँ पे है, एक आवेशित कण यहाँ पे है, एक आवेशित कण यहाँ पे है, और एक आवेशित कण यहाँ पे है। तो वही परिभाषा कह रहा है कि यदि किसी निकाय में बहुत से आवेशित कण उपस्थित हो तो स्टूडेंट यह एक निकाय है। इस निकाय का नाम x और y एक्सिस रखेंगे, और इस निकाय के अंदर ये सब बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। और स्टूडेंट फिर क्या करें, किसी एक आवेशित कण पर, तो स्टूडेंट मान लीजिए ये इसका नाम Q1 हो जाएगा, और इसका नाम Q2 हो जाएगा, और इसका नाम स्टूडेंट Q3 हो जाएगा, और बहुत के लिए यहाँ पे कर देंगे Qn, इसका मतलब बहुत सारे। तो किसी एक आवेशित कण पर, तो मान लीजिए ये एक आवेशित कण है, किसी एक आवेशित कण, अगर इस आवेशित कण को अलग कर दिया जाए तो बाकी बचे हुए शेष आवेशित कण, एक दो या तीन आवेशित कण जो हैं, उन सभी कणों के द्वारा लगने वाले, तो इनका संबंध पहले हम कर देते हैं मूल बिंदु से। यहाँ होता है आपका मूल बिंदु, इसका भी कर देते हैं बेटा आपका मूल बिंदु से, और ये थोड़ा सा ऊपर कर दे, और इसका भी संबंध कर देते हैं स्टूडेंट मूल बिंदु से। तो ये सब क्या करेंगे, Q2 Q3 Qn, ये सभी मिल करके एक ही बिंदु पर जो है आवेश, अर्थात एक ही बिंदु आवेश पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। मतलब ये वाला बल लगाएगा इधर, और Q3 बल लगाएगा इधर, और Qn बल लगाएगा इधर। ठीक है स्टूडेंट। तो वही कह रहा है कि यदि किसी निकाय में बहुत से आवेशित कण उपस्थित हों, तो स्टूडेंट ये क्या आपका यहाँ पे एक निकाय है, जिसका नाम रखा गया यहाँ पे x एक्सिस, और ये आपका y एक्सिस, ये आपका स्टूडेंट मूल बिंदु। अब इस निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 और Qn हैं, और इनमें से बाकी बचे हुए शेष आवेश किसी एक आवेश पे जो है बल लगाएंगे, और उन्हीं बलों के बीजगणितीय योग को आप कहेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जैसे यहाँ पे भी बल लग रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे भी बल लग रहा है, और यहाँ पे भी बल लग रहा है स्टूडेंट। दिशा की बात कर लेते हैं, दिशा। तो दिशा के दिखाते हैं कैप से, यहाँ R हो जाएगा बच्चा, इसके लिए भी दिशा R हो जाएगी, और इसके लिए भी दिशा बच्चा R हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, दिशा क्या है बच्चा आपका, पूरा अच्छे से समझिएगा। दिशा यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए वही डायग्राम से यहाँ पे बना के मैंने रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ दिशा जो है, जो पहला वाला आवेश है इसकी दिशा, ध्यान दीजिए, ये दूसरे वाले आवेश इसको धक्का दे रहे हैं। मतलब पहले वाले, ये देखिए पहले वाले आवेश को ये दूसरा वाला आवेश धक्का दे रहा है ऐसे, और ठीक इसी तरह पहले वाले आवेश को यहाँ तीसरा वाला आवेश, देखिए यहाँ पे तीसरा वाला आवेश जो है ये धक्का दे रहा था, बल दे रहा है। और ठीक इसी तरह यहाँ पे जो यन वाला है, मतलब पहले वाले आवेश को यन पार्टिकल्स जो है वो धक्का दे रहा है। तो बल की गणना करते हैं, जब दूसरे के कारण लगेगा, जब दूसरे आवेश के कारण बल लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अच्छा, यहाँ पे 1 2 वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पे स्टूडेंट एक बार पुनः देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा नीचे हो गया था,
जब ये बल लगाएगा, ये वाला आवेश, दूसरा वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, किस पर, पहले वाले आवेश पे दूसरा वाला आवेश बल लगाता है, और ठीक इसी तरह ये तीसरा वाला आवेश भी पहले वाले आवेश पर तीसरा वाला जो है बल देता है। ठीक इसी तरह जो है ये Qn जो है बल लगाएगा पहले वाले पे, तो n यानी कि यहाँ पे जो बल निकल के आएगा F1n और यहाँ पे भी F13 और यहाँ पे F12। तो ये अलग अलग प्रकार के बल निकल के आते हैं। तो स्टूडेंट वही कहा गया है कि यदि किसी निकाय में, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये निकाय था, इसका नाम रखा गया था x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस। निकाय में बहुत से आवेशित कण उपस्थित हो, तो बहुत से आवेशित कण कौन कौन से, यहाँ Q1 और Q2 Q3 और Q1 हैं, और उनमें से किसी एक आवेशित कण पर, तो किसी एक आवेशित कण मतलब यहाँ पे Q1 पर बाकी बचे हुए कौन कौन से, Q2 Q3 Qn, ये मिल करके इस पर जो है बल लगाएंगे, और उन्हीं बलों के बीजगणितीय योग को, मतलब उन्हीं बलों के परिणामी, मतलब यहाँ पे अब हमका यहाँ इनका योग कर देंगे, किसका किसका, F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n, इन्हीं के बीजगणितीय योग को आप क्या कहेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो स्टूडेंट अब इसी चीज़ को देखिए, यहाँ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, जहाँ भी दिक्कत हो तुरंत बताइएगा स्टूडेंट। आप देखिए ये कह रहा है यदि किसी निकाय में बहुत से आवेशित कण उपस्थित हों, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे यह एक निकाय है स्टूडेंट, और इस निकाय में बहुत से आवेशित कण कौन कौन से, Q1 Q2 फिर आपका Q3 Qn है। ये बहुत सारे आवेशित कण हैं, अवेलेबल हैं यहाँ पे, और उनमें से किसी एक आवेशित कण पर, तो ये उनमें से किसी एक आवेशित कण पर बाकी बचे हुए शेष Q2 Q3 Qn बल लगाएंगे। तो स्टूडेंट जब ये आपका यहाँ पे जो Q2 है, Q2 ये बल लगाएगा किस पे, Q1 पे, तो यहाँ बल निकल के आएगा F12, और जब Q3 बल लगाएगा, यहाँ देखिए यहाँ आगे, तो यहाँ निकल के आएगा F13, और जब Qn बल लगाएगा तो यहाँ निकल के आएगा आपका यहाँ पे F1n, वही वेक्टर फॉर्म में। तो ये बच्चा एक आवेशित निकाय है, और इसमें जो है बहुत सारे आवेशित कण हैं, और किसी एक आवेशित कण पर बचे हुए शेष आवेशित कण जो है बल लगाएंगे, तो उन्हीं बलों के बीजगणितीय योग को क्या कहते हैं बच्चा, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके डेरिवेशन की तरफ। स्टूडेंट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा नॉइजेस है, तो क्षमा चाहेंगे, आप बस भरोसा रख के इग्नोर करके पढ़ाई कीजिएगा। तो चलते हैं आपका स्टूडेंट डेरिवेशन पे। तो यहाँ पे हम जो आपके पास Q1 है, तो यहाँ हम बल निकालें Q2 के कारण, Q3 के कारण और Qn के कारण। तो स्टूडेंट जो Q2 है, Q2 के कारण जब इस पर बल लगाया गया, तो जो बल निकल के आता है Q1 पे वो F12 है, और Q3 के कारण जो Q1 पे बल लगता है वो आपका F13 है, और Qn के कारण जो इस पर बल लगता है बेटा आपका वो F1n है। तो अब चलते हैं आपका स्टूडेंट इसके डेरिवेशन पे। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये आपका रहा क्वेश्चन, और ये रहा अध्यारोपण के सिद्धांत की डेफिनेशन, और ये रहा आपका उसका जो है डायग्राम। अब चलते हैं आपका डेरिवेशन पे स्टूडेंट। ये देखिए भाषा लिखी गई है इसकी, कि माना यन निकाय में, तो ये पूरा का पूरा स्टूडेंट यन निकाय था। अब इस यन निकाय में बहुत सारे आवेश, कौन कौन से आवेश थे, बहुत सारे आवेश कौन कौन से, Q1 Q2 और Q3 और Qn। तो Q1 यहाँ पे आपको Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Qn हैं। इसमें Q1 पर बल ज्ञात करना है, तो यानी कि बाकी बचे हुए आवेश ये Q2 और Q3 और Qn, ये Q1 पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो बल ज्ञात करेंगे, और दिशा बाकी आपको पता है, तथा Q2 Q3 Qn के सापेक्ष आवेश Qn की स्थिति वेक्टर क्रमशः इसकी दिशा R12, इसकी R1n, इसकी R13 है।
तो हम क्या करेंगे क्रमशः, तो एक बार निकालेंगे कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, फिर इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद आप निकालेंगे Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, फिर एक निकालेंगे आपका स्टूडेंट Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो स्टूडेंट हम क्रम से चलते हैं, आपका यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो ये जो Q2 है, जब इस पे बल लगाएगा, इस पे बल, तो जो बल निकल के आया था वो क्या था आपका स्टूडेंट F12। यहाँ पे F12 है तो लिखेंगे आपका F12। बाकी तो पढ़ें आप लोग, कूलाम के नियम से फार्मूला बनेगा आपका। यहाँ देखिए दूरी, अब इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी थी वो थी कैप R12। तो सूत्र लगाएंगे बेटा आपका कूलाम वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R²। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, क्योंकि लगा रहा है Q2 लगाएगा Q1 पे, और दूरी यहाँ पे क्या थी आपका, इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी R12 का स्क्वायर, और ये आपका दिशा हो जाएगा। आपको फार्मूला पढ़ाया गया था स्टूडेंट, सदिश बराबर ये पूरा आपका है परिमाण गुणे दिशा। अब तक हम निकाले हैं Q2 का, ठीक इसी तरह निकालेंगे किसका, ठीक इसी प्रकार Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, मतलब अब तक ये इसको धक्का दे रहा था तो ये बल निकल के आया था, अब ये इसको धक्का देगा तो ये बल निकालना है आपको। तो आप वही लिखेंगे, यहाँ पे F13 हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q3, क्योंकि Q1 को Q3 धक्का दे रहा है, और बटे में दूरी यहाँ पे क्या है, ये दूरी R13 यहाँ पे दूरी है, तो यहाँ दूरी लिखेंगे R13 का स्क्वायर, और यहाँ ये दिशा हो जाएगी। अब स्टूडेंट आप क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे Q1 के कारण Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो देखिए आपकी लैंग्वेज वही है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिखे हैं कि आवेश Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे जहाँ अब तक आप F12 लिख रहे थे, F13 लिख रहे थे, यहाँ पे आपका F1n हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, यहाँ Q1 और Qn हो जाएगा, और दिशा यहाँ पे दिशा R1n है स्क्वायर, और ये दूरी है और ये दिशा है। अब इन्हीं का क्या करना है, तीनों का इन्हीं को हम जोड़ देंगे, इनका बीजगणितीय योग F12 F13 और F1n। तो आप देखिए स्टूडेंट अच्छे से, तो इनका हो जाएगा, लिखेंगे बच्चा आप यहाँ पे हो जाएगा परिणामी वैद्युत बल F। अब तीनों बलों को हम जोड़ देंगे, कौन कौन से, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F1n। अब इन तीनों का मान जानते हैं आपका स्टूडेंट, F1 यहाँ देखिएगा स्टूडेंट आपका, ये यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से, इन तीनों का मान अच्छे से आप जानते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखेंगे आपका F12 का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर कैप R12। तो आप F12 लिखे हैं, फिर प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, F13 का मान लिखेंगे, तो F13 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर। तो आप लिखे हैं, और कैप में R13 है तो आप भी यहाँ पे लिखे हैं, फिर आपका यहाँ पे है प्लस, फिर जगह देखिए डॉट 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 प्लस। अब इसका मान लिखेंगे F1n का, तो जानते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn अपान R1n का होल स्क्वायर, यहाँ पे कैप R1n, यहाँ पे आप लिखे हैं स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब क्या करेंगे देखिए, इसे पद बोलते हैं पद, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करेंगे आपका बाहर हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ अंदर बचेगा आपका Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर कैप R12 प्लस है तो प्लस, इसको बाहर कर दिए हैं आप लोग, यहाँ पे Q1 Q3 अपान, आप लिखे बच्चा Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, यहाँ कैप R13 प्लस है तो प्लस, डॉट 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 यहाँ भी लिखे हैं प्लस है तो प्लस, इसको आप कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें Q1 Qn, यहाँ पे बच्चा Q1 Qn अपान R1n का होल स्क्वायर, यहाँ भी है,
और कैप R1 है यहाँ पे। अब देखिए इसमें भी यहाँ पे Q1 और Q1 और Q1 ये इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट, तो Q1 को कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, यहाँ Q1 को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, R12 का होल स्क्वायर और डायरेक्शन में वही R12 प्लस है तो प्लस, ये तो कॉमन हो चुका है। ये Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, तो आप लिखे Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर, कैप R13 लिखे हैं आप, प्लस है तो प्लस, डॉट डॉट है तो डॉट डॉट, इसको कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा Qn अपान R1 का होल स्क्वायर, Qn अपान R1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कैप में आपके पास बच जाएगा कैप R1n। तो ये रहा आपका स्टूडेंट जो है अध्यारोपण सिद्धांत का डेरिवेशन। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो लेक्चर बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। तो बाकी इसके बाद की जो हेडिंग है वो बच्चा आपको मैं पढ़ाऊँगा, आपका रहेगा यहाँ पे सतत आवेश वितरण के प्रकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये कल का टॉपिक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।